हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का 10th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। देखो, हमारा जो पिछला लेक्चर था ना, उसके अंदर हमने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आती है उसको निकालना दिखा था कि लूप है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड हम निकाले थे। लेकिन आज हम उसके जस्ट एक्सिस पर एट एनी रैंडम पॉइंट पी, जो कि एक्स डिस्टेंस पर है, उस पर हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना सीखेंगे। तो छोटा सा लेक्चर होने वाला है लेकिन इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो पूरा लेक्चर ध्यान से नोट करिएगा और क्वेश्चन था जिसको पॉज करके ट्राई कर लेना। ओके, तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग बोल दो या तो उसको आप लूप बोल दो, दो में से कोई भी बोल दो चलेगा। ओके, मतलब करंट के लूप जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई, उसके अंदर हम ढूंढेंगे मतलब एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहली बात तो हमको तो एक फॉर्मूला पता है बायो-सैवर्ट्स का, उसी का हम उपयोग करेंगे यहाँ पर। तो बायो-सैवर्ट्स का फॉर्मूला कहता क्या है पहले देख लो। यहाँ पर हमारे पास डीबी मैग्नीट्यूड ऑन अ डीएल लेंथ, जैसे हमारे पास इस तरह से करंट फ्लो कर रहा हो, उसके पर्टिकुलर एक डीएल लेंथ पर जो कि थीटा एंगल बना रहा है आर वेक्टर के साथ, मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी। तो इस पी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमको बायो-सैवर्ट्स ने बताया था और जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आया था μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये था इसका स्केलर फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड क्या आता था? इसका मैग्नीट्यूड आता था μ0/4 पाई इंटू आई आता था dl क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये इसका फॉर्मूला आता था इन द वेक्टर फॉर्म और ये इसका फॉर्मूला आता है स्केलर फॉर्म। हम जनरली क्या यूज़ करते हैं? स्केलर फॉर्म। जो थीटा एंगल है किसके बीच में एंगल है? ये हमारे पास डीएल वेक्टर है और आर वेक्टर है, उसके बीच में जो एंगल है हमारा वो थीटा है। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसका उपयोग होगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ये हमारे पास सर्कुलर लिंक सेंटर पर हमने निकालना सीख लिया, लेकिन ये पॉइंट पी एक एक्सिस पर है। देखो, उसके लिए मैं आपके लिए एक फिगर लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेहनत से मैंने इसको बनाया है वायर को फोल्ड करके। देखो, इसको मैंने खुद से बनाया है। तो ये हमारे पास समझो सर्कुलर रिंग है, ठीक है, बीच का इस लाइन को इग्नोर करो। हमारे पास इस तरह से सर्कुलर रिंग है। तो उस रिंग के एक्सिस पर देखो, यहाँ पर इस पॉइंट के टिप पर देखो, ये एंड पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमको ढूंढना है मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो वायर है, मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो इतना ही है, लेकिन मतलब लूप तो इतना ही है, लेकिन ये जो दिखा रहा हूँ सिर्फ डिस्टेंस दिखा रहा हूँ फ्रॉम द सेंटर। देखो, सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हमने लिया है एक्स। ये जो हमारा एक्स डिस्टेंस है ना, वो ये है। ओके, तो हमको इस टिप पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे? देखो, वायर के अंदर इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, मतलब देखो ध्यान से, वायर के अंदर इस तरह से करंट अंदर की तरफ आ रहा है। देखो, ये देखो, वायर की तरफ करंट अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है। आपको दिखाऊं तो देखो, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है ना। देखो, करंट जो है वायर के अंदर की तरफ जा रहा है और यहाँ से इस तरह से करंट बाहर निकल के आ रहा है। ओके, ये ऐसा मत समझना कि ये 2D प्लेन में है, 3D में समझो इसको। अंदर की तरफ गया और यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है। देखो, अंदर की तरफ गया और यहाँ से करंट इस तरह से बाहर निकल रहा है। ओके, यहाँ से अंदर की तरफ करंट जा रहा है। तो इसके फिगर में हमको ढूंढना है इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो देखो किस तरह से ढूंढेंगे। हमारे पास वेरिएबल सिर्फ इतने ही है। देखो, हमारे पास सिर्फ 3 वेरिएबल है, आई करंट, आर जो रेडियस ऑफ द लूप है, लूप का रेडियस है आर है, और डिस्टेंस जो है मीन्स सेंटर से जो डिस्टेंस है वो एक्स है। एक्स इस क्या है? सेंटर से डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ लूप टू पॉइंट पी। ओके, जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। हर एक वेरिएबल आपको पता होना चाहिए, तभी मैं डेरिवेशन करूंगा ना, तो एक एक पॉइंट आपको बहुत उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा आपको। तो एक्स क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आर क्या है? रेडियस ऑफ द लूप, आई जो है करंट फ्लोइंग इसके अंदर है। ओके, अब हम शुरू करते हैं अपना डेरिवेशन। तो देखो, हमको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? देखो, हमको पता है कि
जो डीएल वेक्टर होगा वो क्या होता है, अलोंग द करंट। तो हमारे पास देखो ये फिगर है जिसके अंदर देखो करंट जो है कुछ इस तरह से अंदर जा रहा है, तो डीएल वेक्टर हमारा अलोंग द करंट होगा। देखो मैं इस पॉइंट पर देखूं अगर, तो हमारे पास यहाँ से इस तरह से डीएल वेक्टर हो जाएगा। ओके, ये है हमारा डीएल वेक्टर। क्या है हमारा डीएल वेक्टर, करंट भी इसी तरह फ्लो कर रहा है और डीएल वेक्टर हमने लिया है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, अब हमको करना होता है डीएल क्रॉस आर। देखो वेक्टर फॉर्म में देखूं तो डीएल क्रॉस आर, इससे हमको डायरेक्शन मिलता है। तो ध्यान से देखो हम एक आर वेक्टर डिफाइन करते हैं। तो आर वेक्टर मैंने बिकॉज डीएल यहाँ पे लिया है, तो आर क्या है, देखो आर क्या है, डीएल से लेके पी तक का डिस्टेंस। आर क्या है, डीएल से लेके पी तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से मैं एक आर वेक्टर डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, आर वेक्टर हम डिफाइन कर देते हैं। ओके, ये है मेरा क्या, आर वेक्टर है कि नहीं। आर क्या है, देखो यहाँ से डीएल से लेके पी तक का डिस्टेंस, उसको आर हमने डिफाइन किया, आर वेक्टर। तो अब बताओ, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि डीएल और आर दोनों बीच में कितना एंगल होगा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है। तो ध्यान से देखो कि जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है ना, ये फॉर्मूला देखो मेरे पास। अगर दो क्रॉस ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जिसका जो आंसर आता है वेक्टर में, वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं। ध्यान से देखो, अगर मैं दो वेक्टर का क्रॉस कर रहा हूँ और उसका जो आंसर आता है वो दोनों मीन्स इसका आंसर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा डीएल के भी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा आर वेक्टर के भी। लेकिन वो तो बाद में करेंगे। अभी आप मेरे को बताओ कि डीएल और आर के बीच में डायरेक्शन क्या है, मीन्स डीएल और आर के बीच में कितना एंगल है। यहाँ पे डीएल और आर के बीच में थीटा एंगल है, लेकिन यहाँ पर देखो डीएल और आर के बीच में 90 डिग्री एंगल है। इसको आपको इमेजिन करना है। देखो कैसे 90 डिग्री एंगल है, मैं समझाता हूँ आपको। ये देखो करंट जो मीन्स, ये देखो डीएल है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो मैंने डीएल रख दिया इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये मेरा डीएल है और आर वेक्टर मेरा कुछ इस तरह से। ध्यान से देखो, ये है मेरा आर वेक्टर। इसको आपको दिखाऊं तो ये है मेरा आर वेक्टर, है ना। ये मेरा आर वेक्टर जो कि पी पॉइंट पर जा रहा है, ये मेरा पॉइंट पी है और ये मेरा आर वेक्टर है। ठीक है, तो ये डीएल है और ये आर है। अब बताओ डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है, देख लो डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री दिखा कि नहीं आपको। डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। बिकॉज देखो ये इस प्लेन में है, देखो और इस प्लेन में आ रहा है। देखो ध्यान से, डीएल और आर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, है कि नहीं। डीएल और आर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो सबसे पहले हम समझ गए कि एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर इज 90 डिग्री ऑलवेज। अच्छा, मैंने ऑलवेज टर्म क्यों यूज़ किया, बिकॉज आप चाहे जो भी पॉइंट पर लो, समझो मैं नीचे की तरफ लेता हूँ, समझो मैंने डीएल अगर नीचे की तरफ ले लूँगा इस तरफ, तो मेरा आर वेक्टर क्या होगा, यहाँ से जैसे मैंने डीएल वेक्टर अगर यहाँ पे लिया तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन होगा अलोंग द फ्लो ऑफ करंट, मीन्स इस तरफ इसका डायरेक्शन होगा। और इस समय मेरा जो आर वेक्टर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, है कि नहीं। तो मैं अगर नीचे की तरफ भी ले रहा हूँ तो देखो अगर डीएल क्रॉस आर कर रहा हूँ, देखो डीएल से आर में डिस्टेंस जा रहा हूँ तो वो भी जो है परपेंडिकुलर होगा। देखो आपको समझाता हूँ, बिकॉज डेरिवेशन तो बहुत ही ईजी, इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने आपको फिगर से दिखाया है। देखो डीएल ये है और आर वेक्टर ये है। देखो तो डीएल क्रॉस आर, उसके बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। देखो डीएल क्रॉस आर, ये देख लो डीएल क्रॉस आर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो हमेशा चाहे लूप में आप चाहे जो भी पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट यहाँ पर, तो पूरे लूप में चाहे जो भी पॉइंट ले रहा हूँ, हर केस में डीएल और आर के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है μ0/4πI डीएल क्रॉस आर अपॉन आर, ये फॉर्मूला है। इसमें जो थीटा एंगल है ना, ये डीएल और आर के बीच में एंगल है, तो हमारा थीटा ऑलवेज 90 डिग्री है। ठीक है, हमारा थीटा क्या है, ऑलवेज 90 डिग्री है। तो यहाँ पर समझो, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए डीएल वेक्टर लिखता हूँ। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्मॉल डीएल एलिमेंट, तो डीएल एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर कि dB इक्वल टू μ0/4πI
DL साइन 90। यहाँ पे साइन 90 क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज उसके बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री है, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। आर मेरा ये टर्म है, ठीक है। ये तो साइन 90 वाला टर्म तो निकल जाएगा। तो हमने ऐसे एक DL के लिए यहाँ पे ढूंढा, ठीक है, हमने यहाँ पर एक DL के लिए ढूंढा और हमारे पास ऐसे इन्फाइनाइट DL होंगे तो सारे DL का हमको फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन समझो इसका डायरेक्शन किस तरफ आएगा। अब देखो ध्यान से कि DL वेक्टर मेरा अंदर की तरफ है, आर वेक्टर मेरा ये है, ठीक है। DL वेक्टर मेरा अंदर की तरफ है, तो मेरे को करना क्या होता है, डायरेक्शन, मेरे को थंब रखना होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखो ध्यान से मेरा ये फिगर, मैं थंब रखा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पे करंट कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है ना, मैं देखो थंब रख रहा हूँ अंदर, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, देखो P पॉइंट पर इस तरफ आ रहा है कुछ, देखो P पॉइंट पर इस तरफ, देखो इस तरफ, देखो P पॉइंट पर क्या आ रहा है, इस तरफ नीचे की तरफ आ रहा है ना कुछ। तो मतलब ये आर वेक्टर की वजह से, जिसको मैं अगर एग्जांपल के लिए सिर्फ बोल दूं, जैसे कि सिर्फ ये आर वेक्टर, ठीक है, ये आर वेक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस P पॉइंट पर कैसे आ रही है, इस तरफ आ रही है ऐसे, समझे कि नहीं। देखो करंट का डायरेक्शन कहाँ है, इनसाइड है ना, करंट डायरेक्शन इनसाइड, तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है, इनसाइड। अच्छा मैंने इसको एग्जैक्टली इस तरह क्यों ड्रॉ किया है, एग्जैक्टली मैंने इसको इस तरह से क्यों ड्रॉ किया है, बिकॉज हमको पता है, हमको वेक्टर फॉर्म भी पता है, हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो आंसर है हम उसको क्या करते हैं, हम उसको DL क्रॉस R से निकालते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि हम अगर दो वेक्टर को क्रॉस करते हैं हमको जो तीसरा आंसर मिलता है C, तो जो C होता है ना वो इसके परपेंडिकुलर भी होगा और इसके परपेंडिकुलर भी होगा। तो मतलब DB जो है वो परपेंडिकुलर टू DL वेक्टर होना चाहिए और DB जो है वो परपेंडिकुलर टू R वेक्टर होना चाहिए, है ना। R वेक्टर, इस मैंने R वेक्टर इस तरह से लिखा है तो R लिखो, ओके। इसका मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर, इसलिए मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ किया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आर वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए, समझे कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड जो है आर वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए। उसी हिसाब से नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ DL वेक्टर कुछ इस तरह से होगा और ये मेरा ये। तो अब देखो करंट जो है बाहर की तरफ है, देखो करंट जो है बाहर की तरफ है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लूँगा तो कहाँ पे आ जाएगा, बाहर की तरफ। तो ये आर के परपेंडिकुलर, नीचे वाले के लिए ये वाला आर है ना, तो ये आर के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर आएगा, ये वाला वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड। देखो नीचे वाले आर के परपेंडिकुलर ये वेक्टर आ रहा है, तो नीचे वाले आर के परपेंडिकुलर होगा, देखो ये आर और ये वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है। उसी हिसाब से ये आर और ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है। ऐसे तो बहुत सारे होंगे ना, यहाँ पर भी होगा DL, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, सारे होंगे, है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये 2 से समझाता हूँ, बिकॉज बहुत सारा यहाँ पर ड्रॉ करूँगा तो बहुत कचरा हो जाएगा, तो मैं आपको 2 से समझाता हूँ, ओके। अब इसको मैं परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉ किया बिकॉज DL और R मीन्स देखो DB वेक्टर और R वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। इसको आप समझ भी जा सकते हो फिगर में। देखो DL अंदर है, R मेरा इस तरफ है। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किस तरफ आ रही है, देखो समझाता हूँ। ये रही मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, देखो DL वेक्टर अंदर, R वेक्टर इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये रही, देखो समझो। तो देखो पहली बात तो ये DL और R दोनों परपेंडिकुलर है, देखो ये DL वेक्टर और ये R दोनों परपेंडिकुलर, तो ये केस तो हमारा हो गया DL और R परपेंडिकुलर। अब देखो DB इज परपेंडिकुलर टू R वेक्टर, तो DB इज परपेंडिकुलर टू R वेक्टर, देखो ये केस, देखो ये मेरा, देखो पहली बात तो ये R वेक्टर है और ये मेरा DB है, तो DB इज परपेंडिकुलर टू R, है ना। तो DB इज परपेंडिकुलर टू R, वो वाला सॉल्व हो गया। अब बचा है कि DB इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू DL। ध्यान से देखो DL मेरा अंदर है, ये मेरा R है और ये मेरा DB है। ध्यान से देखोगे तो DB देखो पहली बात तो R के तो परपेंडिकुलर है ही, और अंदर देखोगे तो वो DL के परपेंडिकुलर भी है, देखो क्योंकि प्लेन अलग है। देखो ध्यान से फील करो इसको, देखो ये देखो मेरा ये R है और ये मेरा B है और ये मेरा DL है। तो R और DB तो परपेंडिकुलर है ही, देखो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, लेकिन ये देखो इससे भी परपेंडिकुलर है, देखो इससे भी परपेंडिकुलर है, दिख रहा है कि नहीं आपको। तो मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ओके। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया है। अब ध्यान से देखोगे मैग्नेटिक फील्ड के 2 कंपोनेंट पड़ेंगे। देखो अगर इसको मैं थीटा एंगल ले लेता हूँ, अब ध्यान से देखना, इसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल मैंने खुद से डिफाइन किया, इसको रिमूव भी करना पड़ेगा, एक तो R वेक्टर और एक थीटा वेक्टर, क्योंकि हमको वेरिएबल स्टार्टिंग में कौन से गिवन थे,
सिर्फ ये एक्स डिस्टेंस गिवन था, ये रेडियस आर और करंट आई। तो ये आर वेक्टर और थीटा दोनों हमने खुद से इंट्रोड्यूस किया है, तो उसको हमको लास्ट में निकालना पड़ेगा, वो बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे थीटा मैं खुद से डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा थीटा है, मैंने थीटा इस प्लेन में ड्रॉ किया है, ये मेरा थीटा एंगल है, ठीक है। ये देखो ये मेरा परपेंडिकुलर है, जो कि एक्स डिस्टेंस सेंटर से लिया है ना, तो परपेंडिकुलर है, ओके। और ये मेरा डीबी है। तो देखो डीबी के दो कंपोनेंट पड़ेंगे। अब ध्यान से देखोगे तो ये डीबी के दो कंपोनेंट पड़ेंगे, एक तो मतलब इसके इस तरफ और एक तो अलोंग द एक्स, ठीक है। कैसे पड़ेगा, देखो डीबी के दो कंपोनेंट, देखो ये थीटा है एंगल, तो नीचे वाला एंगल वो भी थीटा होगा। अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन है कि थीटा एंगल कांस्टेंट रहेगा कि चेंज होगा, बताओ। मतलब अगर मैं डीएल लेंथ चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे डीएल ले रहा हूँ, तो थीटा चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? थीटा नहीं चेंज होगा, समझो आप ध्यान से। ये फिगर को देखो, मेरा पॉइंट बी यहाँ पे है, तो मैं सेंटर से मतलब ये पूरे एक्सिस में कोई भी पॉइंट ले लूँ, लेकिन उससे क्या ये लेंथ चेंज होने वाला है, बताओ। देखो इससे यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेम है, ये डिस्टेंस चेंज होगा और ये एंगल चेंज होगा क्या, बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक। बिकॉज सर्कुलर लूप के सेंटर पर हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है, तो मैं चाहे कोई भी पॉइंट लूँ, यहाँ पर कोई भी डीएल वेक्टर लूँ, सारे के लिए जो थीटा एंगल है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मतलब थीटा जो है हमारा वेरिएबल नहीं है, थीटा हमारा क्या है, कांस्टेंट है। मैं यहाँ पे कोई भी डीएल एलिमेंट ले लूँ, लेकिन उसके लिए हमारा थीटा एंगल चेंज नहीं होगा। तो हमारा जो थीटा है, चलो इसको थीटा नहीं, इसको फाई बोल देता हूँ, बिकॉज हमने थीटा इंट्रोड्यूस पहले से कर दिया है, इसको फाई बोल देता हूँ, फाई। तो हमारा जो फाई एंगल है वो ऑलवेज कांस्टेंट है, ये मैंने खुद से इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन ये फाई एंगल ऑलवेज कांस्टेंट क्यों है? बिकॉज अब चाहे कोई भी डीएल एलिमेंट ले लो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, चाहे जहाँ पे ले लो, ये फाई एंगल चेंज नहीं होगा। आपको मैंने एग्जांपल से भी दिखा दिया है, ओके। तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब देखो, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब हमको क्या करना है कि सारे रिंग के लिए उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेट क्या करेंगे हम? देखो समझो, यहाँ पर ये हमारा बी है, तो ये अगर फाई है, समझो ये मेरा फाई है और इतना पूरा एंगल 90 डिग्री है। देखो यही फिगर को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ बड़े में, तो कुछ इस तरह से है फिगर। देखो ये आर है, ये आर है, ठीक है। ये मैंने थीटा एंगल लिया है और ये भी हो जाएगा मेरा थीटा, सॉरी फाई एंगल हो जाएगा, ये भी हो गया मेरा फाई एंगल, है कि नहीं? ये है मेरा फाई एंगल। अब देखो मेरा ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, कौन सा एंगल? यहाँ से देखो इस तरह से एक फिगर है, इस तरह से है और यहाँ पे इस तरह से है। तो देखो ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, देखो ये वाला एंगल, समझे कि नहीं? देखो है ना, ये देखो ये आर वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल मेरा 90 डिग्री है। तो मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि ये एंगल कितना होगा, सिर्फ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा? सोचो पूरा 90 है, 90 में से 2 फाई यहाँ पे चला गया, तो ये वाला जो एंगल है मेरा, ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2 फाई, है ना। बिकॉज समझो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 90 है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 90 है, तो 90 में से 2 फाई निकल गया, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस 2 फाई, है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे, बताओ, इतना पॉइंट समझे कि नहीं? ये फाई, ये पूरा 90, तो इतना क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2 फाई, है ना। अब बचा मेरे पास, अब मेरे को ढूंढना है ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है। अब उसके लिए समझो, उसके लिए क्या समझोगे आप कि देखो ये वेक्टर, देखो ये वाला और ये वाला लाइन है ना, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं? ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो समझो मेरे पास कि मेरे पास ये दोनों एंगल हैं इसके बीच में, ये दोनों एंगल, और ये मेरे पास समझो ये x है, मान लो कि हमारी इसकी वैल्यू x है, तो x एंगल कितना आएगा, समझो x इक्वल टू क्या होगा, समझो मैं क्या करता हूँ, फाई प्लस 90 माइनस 2 फाई प्लस x इक्वल टू 90 होगा ना। बिकॉज ये तीनों को मिला दूँ मैं, तो 90 इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इस तरह से, ओके। ये मैं सिर्फ इस एंगल को फाइंड करने के लिए कर रहा हूँ, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो 90 माइनस ऑफ फाई प्लस एक्स इक्वल टू आ रहा है 90, तो 90 से 90 कैंसिल, तो फाई इक्वल टू एक्स आ रहा है, देखो। तो मेरा ये जो एंगल हो जाएगा ना x, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, फाई के इक्वल, क्या हो जाएगा, फाई, उसको फाई बोलते हैं, ओके। तो ये एंगल भी मेरा हो जाएगा फाई,
ये फाई है तो उसी हिसाब से ये भी हमारा हो जाएगा फाई। तो इसी को मेरे को बताना था कि ये एंगल जो मेरा वो फाई होगा, तो इसको मैंने इस तरह से बताया। इसमें कुछ प्रॉब्लम है आपको, इसको आप नोट कर लो, बिकॉज मेरे को डेरिवेशन करने के लिए जगह चाहिए। इसको आप नोट कर लो कि मेरा ये एंगल भी फाई है, ठीक है। मीन्स अगर ये फाई है तो ये भी फाई है। किस तरह से आया हमने यहाँ पर उसको ड्रॉ करके देख लिया। ओके, 90 - 2 फाई और वो फाई, तो इस तरह से मेरा ये फाई आ गया। तो इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से। अब फर्दर डेरिवेशन करता हूँ। देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पे, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। उस हिसाब से ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, और ये मेरा आर है और ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी, तो इस तरफ जो आ रहा है वो बी कॉस थीटा आ रहा है, बी कॉस फाई। उसी तरह से इस तरफ जो आ रहा है बी कॉस फाई आ रहा है, और इसके पैरेलली ये कंपोनेंट ये जो आ रहा है ये बी साइन फाई आ रहा है, और बी साइन फाई आ रहा है। इस तरह से ये ऊपर वाले का और एक नीचे वाले का, दोनों का जो है ये कंपोनेंट यहाँ पे सेम डायरेक्शन में आ रहा है, और ये दोनों कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो ये दोनों कंपोनेंट, बिकॉज ये दोनों बी कॉस फाई, तो ये दोनों कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो बी कॉस फाई लिखो, यहाँ पे एक टर्म लिखो कि जो बी कॉस फाई है कैंसल्स आउट ऑलवेज, कैंसल आउट ऑलवेज, मतलब बी कॉस फाई जो है वो हमेशा कैंसिल हो जाएगा। चाहे मैं यहाँ तो मैंने सिर्फ 2 डीएल वेक्टर का एग्जांपल लिया है, लेकिन आप चाहे यहाँ पर जितने भी डीएल लोगे सारे के लिए जो बी कॉस फाई है आपस में कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज सबका मिरर एलिमेंट प्रेजेंट है। यहाँ वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाला इसके साथ, यहाँ वाला इसके साथ, यहाँ वाला इसके साथ, सारे का मिरर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो बी कॉस फाई वाला टर्म हमेशा कैंसिल हो जाएगा, और बी साइन वाला साइन, और यहाँ पे लिखो कि बी साइन फाई टर्म, यहाँ पे लिखो बी साइन फाई ऑलवेज एड्स अप, ऑलवेज एड्स अप। ध्यान से देखो, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड बी थी, उसका जो कॉस कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू में कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा है, बिकॉज वो तो हमेशा कैंसिल हो जा रहा है। सिर्फ कौन सा वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिर्फ बी साइन फाई वाला वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैं तीसरा डीएल एलिमेंट लूँगा इस तरह से, तो उसके लिए यहाँ पर और एक बी साइन फाई आएगा। चौथा एलिमेंट लूँगा यहाँ पे, तो उसके लिए और एक बी साइन फाई आएगा, है ना। मतलब यहाँ पे जितने भी डीएल वेक्टर हैं, यहाँ पे जितने भी डीएल एलिमेंट हैं, सारे के लिए यहाँ पर बी साइन फाई वाला टर्म आएगा। मीन्स बी साइन फाई हमेशा ऐड हो रहा है। ओके, यहाँ पर बी साइन फाई ऐसे ऐसे करके बहुत सारे बी साइन फाई आ जाएंगे। ओके, जितने यहाँ पर डीएल एलिमेंट होंगे। तो अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड की नेट वैल्यू फाइंड करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सारे बी साइन फाई का हमको नेट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, है कि नहीं। बिकॉज बी कॉस फाई वाला टर्म तो हमेशा कैंसिल हो जा रहा है, सिर्फ बी साइन फाई वाला टर्म ऐड हो रहा है। तो हमको मतलब समझो कि हमारे पास देखो ये बी साइन फाई एक डीएल वेक्टर के लिए, ये दूसरे डीएल के लिए है। ऐसे जितने भी डीएल हैं सबका अगर मेरे को नेट वैल्यू फाइंड करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सारे का बी साइन फाई वाला कंपोनेंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सारे का क्या करना पड़ेगा, बी साइन फाई वाला कंपोनेंट। तो देखो एक डीएल वेक्टर के लिए हमारे पास ये इक्वेशन आया है, आई डीएल साइन 90/r²। तो हमारे पास कितने हैं ऐसे, हमारे पास जितने भी डीएल वेक्टर हैं हमको पूरे सर्कल के लिए, पूरे सर्कुलर लूप के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसको। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मैं कोई फिगर को हटाता हूँ यहाँ से, एक काम करता हूँ मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, नहीं ये हमारा तो काम का है, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अब इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, इतना तो आप समझ गए कि साइन फाई वाला टर्म हमेशा ऐड हो रहा है। ये मेरा हो जाएगा बी साइन फाई, तो ऐसे बी साइन फाई वाले सारे ऐड हो जाएंगे और बी कॉस फाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ओके, उसको आप नोट कर लेना, नहीं तो आपको समझ नहीं पड़ेगा फिर बाद में देखोगे तो बोलोगे कि क्या हो गया अचानक से। तो ये इक्वेशन आ रहा है, ये मेरा एक डीएल के लिए है, तो मेरे को सारे डीएल के लिए डीबी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और डीबी नहीं, हमको डीबी साइन थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ध्यान से रखना है यहाँ पे। तो μ0/4 आई dl/r², ये एक डीबी के लिए है। ये क्या है, ये एक डीएल के लिए है। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, हमको अगर नेट डीबी फाइंड करना है, नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा,
वो क्या होगा, बी साइन थीटा, ठीक है, डी बी साइन फाइव, सॉरी थीटा नहीं फाइव, तो डी बी साइन फाइव हमको ढूंढना पड़ेगा। तो हमारा डी बी है, हमको डी बी साइन फाइव चाहिए। तो यहाँ पे हमको अगर बी वैल्यू चाहिए तो हमको करना पड़ेगा म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई डी एल साइन फाइव अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। हमको साइन फाइव का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पूरे डी एल एलिमेंट के लिए, हमको इसका पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इसका इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पर कितने कितने टर्म हैं। पहली बात तो हमारे पास इसके अंदर आर स्क्वायर है, साइन फाइव है, डी एल है, आई है। हमारे पास वेरिएबल कौन से हैं, हमारे पास जो हमको इनिशियली गिवन थे वो x था, एक कैपिटल R दिया था विद रेडियस ऑफ द लूप, और ये x डिस्टेंस दिया था। हमने जो r वेक्टर है और ये साइन फाइव वेक्टर है, हमने इसको खुद से इंट्रोड्यूस किया है। हमने क्या किया, इसको खुद से इंट्रोड्यूस। तो सबसे पहले हमको उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहले हमको उसको हटाना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले साइन फाइव को मैं हटाता हूँ, तो साइन फाइव की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन फाइव की जगह पर लिख सकता हूँ मैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस r, देखो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, तो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, साइन फाइव की जगह पर ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और समझो, और r की जगह, बिकॉज r भी हमारा, उसको r को भी हमको हटाना है, तो r की जगह पर क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो हमारे पास इस तरह से एक ट्रायंगल है, ये r है, ये x है और कैपिटल R। ये दो वेरिएबल हमको गिवन है, ये r नहीं गिवन है। तो r को हटाने के लिए क्या करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा कि आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है, और यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू फाइंड करूँ तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमको इसको हटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये दो टर्म यूज़ किया। ये सब समझते हैं नहीं बच्चे लोग कि हमने साइन फाइव और r को हटाया क्यों, उसका हटाने का रीज़न क्या है, समझो। हमारे पास क्वेश्चन में हमको ये एक डिस्टेंस दिया रहेगा और एक ये जो है सेंटर से डिस्टेंस दिया रहेगा, तो हमको x और r के टर्म में हमारा आंसर चाहिए, इसलिए मैंने इसको हटाया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है मैं क्या लिखता हूँ, देखो b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 तो कांस्टेंट इसको बाहर निकाल लिया, i कांस्टेंट इसको बाहर निकाल लिया। अच्छा आर स्क्वायर कांस्टेंट है कि नहीं, ये r डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं, फिर से देखो इमेजिन करो मेरे पास ये देखो आ गया लूप हमारे पास। तो r डिस्टेंस क्या है, लूप से लेके मैं डीएल एलिमेंट से लेके इस p पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो चाहे मैं यहाँ से लूँ, 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 मतलब पूरे लूप में कहीं से भी लूँ, वो r डिस्टेंस थोड़ी चेंज होने वाला है। बिकॉज ये देखो मेरे पास सेंटर का ये लूप है मेरे पास, तो उससे मैं अगर ये डिस्टेंस ले रहा हूँ तो चाहे मैं यहाँ से इस पी पॉइंट को ज्वाइन करूँगा तो सारे के लिए मेरा r की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, तो वो भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, उसका भी इंटीग्रेशन नहीं होगा। उसी हिसाब से साइन फाइव का टर्म भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया था कि ये फाइव जो रहेगा पूरे रिंग के लिए कांस्टेंट रहेगा, तो साइन फाइव भी बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन किससे करते हैं, जो वेरिएबल होता है, मीन जो एल के साथ या डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है उसको हम इंटीग्रेशन करते हैं। ये सब तो कांस्टेंट है बाहर, अंदर क्या बचा रहेगा, अंदर बचा रहेगा सिर्फ डीएल एलिमेंट, ठीक है, अंदर बचा रहेगा सिर्फ डीएल एलिमेंट। अगर हमको सिर्फ अब डीएल एलिमेंट, तो अगर मैं पूरी रिंग के लिए उसको करूँगा तो डीएल 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 सारे रिंग के लिए जोड़ेंगे तो पूरे रिंग का सर्कमफरेंस आ जाएगा, तो डीएल क्या हो जाएगा 2πr, तो 2π कैपिटल R आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारा आंसर आ गया। ये R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो अब मैं क्या करता हूँ, तो कहाँ लिखूँ, चलो ऊपर लिखता हूँ मैं, इसको ऊपर वाला टर्म्स हटाता हूँ, ये हटा दूँ मैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ओके। तो मेरे पास टर्म क्या है, देखो ये टर्म आया, इसको मैं लिखता हूँ, यहाँ पे आया मेरे पास टर्म। तो b की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, b की वैल्यू आई है म्यू नॉट बाई 4π, क्या बचा रह गया i, और नीचे है आर स्क्वायर, और यहाँ पे है साइन फाइव, और अंदर है डी एल, यही टर्म बचा है ना शायद, आई थिंक सो यही बचा होना चाहिए, ओके। इस तरह से टर्म बचा है। तो पहली बात साइन फाइव की जगह पर कैपिटल R अपॉन स्मॉल r रख दो, तो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4π i बाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब
मेरे को स्मॉल आर भी हटाना पड़ेगा, तो स्मॉल आर की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, पहली बात आर स्क्वायर की जगह पर ये लिखता हूँ और आर की जगह पर ये लिखता हूँ, तो हो जाएगा देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर स्क्वायर की जगह पर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैपिटल आर तो कांस्टेंट, स्मॉल आर की जगह पर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट में चला जाएगा। ओके, और अंदर बचा रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो पूरे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करूँगा तो पूरा लूप का सर्कमफरेंस आ जाएगा। तो फाइनल आंसर मेरा देखो क्या आता है, फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। ओके, फाइनल आंसर मेरा मैग्नेटिक फील्ड का आ रहा है एट पॉइंट पी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर, और यहाँ पर बच रहा है, क्या बच रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू, देखो ये 1 है, 1/2 है, तो हो जाएगा 3/2, 1 + 1/2 3/2 हो गया, इंटू डी एल। तो डी एल का आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर। तो देखो यहाँ से 2 पाई से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, जो कि आ रहा है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। फॉर्मूला भले भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला का यूज़ बार बार होता रहेगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद तो हो ही जाएगा समय के साथ, इसलिए फॉर्मूला देख के मत घबराओ। ये मेरा फॉर्मूला है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। ठीक है, देखो आई का टर्म भी हमारे पास, कैपिटल आर जो हमको दिया था वो भी है, और एक्स है। ठीक है, तो यही 3 वेरिएबल हैं पूरे को आंसर के अंदर। बाकी जो साइन फाई वाला वेरिएबल था और जो क्या बोलते हैं स्मॉल आर वाला वेरिएबल था, उसको हमने खुद से इंट्रोड्यूस किया था, तो उसको मैंने हटा दिया। ओके, इनिशियली हमको ये गिवन था कि एक्स है और ये आर है और करंट आई फ्लो कर रहा है। ओके, तो उसी के टर्म में हमने आंसर निकाला, जो कि है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। डायरेक्शन हमने किस तरह से निकाला आप समझ ही गए होंगे। हमने रखा करंट के डायरेक्शन में थंब रखा और देखा कि पी पॉइंट पर किस तरह का डायरेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो ये कॉस वाला टर्म था वो कैंसिल हो गया, और जो साइन वाला टर्म था वो ऐड हो गया। तो हमने बी साइन, देखो हमने बी साइन फाई वाले सारे टर्म को ऐड किया, तो हमारा पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया वो ये वाला फॉर्मूला आया। ओके, अब देखो इसके हम कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूँ, अब मैं इसके कुछ स्पेशल केसेस दिखाता हूँ आपको। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, बिकॉज अब उससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। अब देखो थोड़ा मजा लेते हैं इसके साथ। हम क्या करते हैं, पहले हम x = 0 डाल के देखते हैं। ठीक है, x = 0 डाल के देखो, तो इक्वेशन में x = 0 डाल के देखो, इसका मतलब क्या है कि हम सेंटर पे पहुंच गए। हमारे पास ये रिंग है, हमारे पास x 0 आ जाएगा तो सेंटर वाला पॉइंट आ जाएगा। तो उसका फॉर्मूला तो हमको पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर क्या आती है। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एट सेंटर पर क्या आता है, म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द वो, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आर, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा आर। ये हमारे पास फॉर्मूला है, हम उसको इस फॉर्मूले से वेरीफाई कर लेते हैं। देखो इसके x = 0 डाल के देखो, तो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट x = 0 पर क्या रहा है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस 0 आ गया यहाँ पे रेस टू 3/2। तो क्या बच रहा है, देखो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, नीचे क्या बच रहा है 2 इंटू, देखो स्क्वायर से 2 से 2 कैंसिल, बच रहा है नीचे आर क्यूब, तो आर स्क्वायर से आर कैंसिल, देखो मेरा वही आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, तो x = 0 पर देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, वही फॉर्मूला आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमने इतना जो डेरिवेशन किया है वो हमारा सही है, वो गलत नहीं है, बिकॉज हमने जो पहले भी फॉर्मूला निकाले थे दूसरे लॉ से, तो हमारा वो फॉर्मूला देखो दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया x = 0 पर ये हमारा x = 0 पर ये वैल्यू है, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ये हमारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज हमको पता है कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती है। सेंटर पर सबसे मैक्सिमम, जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे, बिकॉज देखो एक्स स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे इसकी वैल्यू और कम होती जाएगी। तो ये जो x = 0 पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है, ये मैक्सिमम आ रही है। ओके, ध्यान समझे। अब दूसरा क्या करते हैं, देखो हम इसके अंदर x = इन्फिनिटी पुट करते हैं।
x इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आप इसके अंदर x इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एट x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो ध्यान से, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट x इक्वल टू इन्फिनिटी क्या आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है 0। मतलब इन्फिनिटी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है। तो इससे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इसका ग्राफ किस तरह से होगा। सेंटर पर वैल्यू आपको पता चल गया, एट एनी रैंडम पॉइंट P पे वैल्यू पता चल गया, मीन्स x डिस्टेंस पर। तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, हम ग्राफ समझते हैं अब। देखो ग्राफ वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझ लो, ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे। तो ग्राफ का लेकिन ध्यान से समझ लो कैसे मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। देखो मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं आपसे खुद ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसके मैं 4 ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। आपको बताना है इसके अंदर कि कौन सा ग्राफ इसके अंदर सही है। ठीक है, मेरे को आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा ग्राफ सही है। देखो यहाँ पे मैं 4 ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस x का ग्राफ है, मैग्नेटिक फील्ड और x डिस्टेंस। ठीक है, तो मेरे 4 ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ये पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, ये जो है x इक्वल टू 0 है, ये जो है x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x नेगेटिव है और यहाँ पे x पॉजिटिव है। ओके, ये पॉजिटिव x है, नेगेटिव है तो पता ही है आपको। ये 0 है तो इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है। तो मेरे पास ये A ऑप्शन है, ये B ऑप्शन है। ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, आपको ये करेक्ट ऑप्शन नहीं, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं कि इसमें से कौन सा सही है वो बताओ आप। और D ऑप्शन। मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस x। ये ग्राफ यहाँ पे इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, समझ गए ना, फिगर कुछ इस तरह से ग्राफ इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो मेरे पास देखो 4 ऑप्शन है आपके पास, A B C D। बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। सबसे पहली बात तो बता दो आपको कि इन 4 में से सिर्फ एक ग्राफ सही है। ठीक है, 4 में से सिर्फ एक ग्राफ सही है, तो बताओ इसमें से कौन सा ग्राफ सही है। तो देखो हम क्या करेंगे, सब ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। अब ध्यान से देखना कि मैं इसको किस तरह से एलिमिनेट कर रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा, इसको आपने समझ लिया तो आपका लाइफ जिंगल आला। ठीक है, आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा। ध्यान समझो, मैं पहली बात तो हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है कि म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। और मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इक्वल टू 0 क्या आ रही है कि म्यू नॉट आई अपॉन 2r। एक्स इक्वल टू 0 पर ये मैक्सिमम है। ठीक है, और सेकंड x इक्वल टू इन्फिनिटी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है 0। सब ग्राफ में देखो यहाँ पर भी x इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम है, यहाँ पर भी x इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम है, यहाँ पर भी देखो x इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम है। ठीक है, ये नेगेटिव में मैक्सिमम है लेकिन मैक्सिमम है। यहाँ पर भी x इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पर ग्राफ मैक्सिमम है। ओके, अब x इक्वल टू इन्फिनिटी पर ग्राफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। हाँ, तो देखो ये इन्फिनिटी पर 0 की तरफ टेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, 0 हो जाएगी, सब जगह में 0 हो जा रहा है। देखो सब में 0 हो जा रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो ये दोनों से हमको कुछ नहीं पता चला कि कौन सा ग्राफ एलिमिनेट होगा। तो अब क्या करें हम, अब बताओ कि दोनों में से कौन सा ग्राफ सही है। ये हमारा x इक्वल टू नेगेटिव है, ये x इक्वल टू पॉजिटिव है। तो हम ध्यान से देखो, तो देखो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इस तरह से रिंग ड्रॉ करता हूँ और ये है मेरा पॉजिटिव x,
और ये है मेरा नेगेटिव एक्स। हमको क्या है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट पर हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही थी, देखो हमारे पास करंट इस तरह से फ्लो कर रहा था और एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आ रहा था, एक इस तरफ से, और नेट डायरेक्शन ये आ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड का नेट डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू नेट में इस तरफ आ रही है। उसी तरह से यहाँ पे देखो, अगर मैं नेगेटिव एक्स है, मैं नेगेटिव एक्स की तरफ देखूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, हम चेक करते हैं। देखो तो मैग्नेट करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये इसमें देखो मेरा आर वेक्टर ये था, तो ये आर वेक्टर के परपेंडिकुलर था, उस हिसाब से ये मेरा आर वेक्टर था, आर वेक्टर की ये परपेंडिकुलर था, ओके। तो यहाँ पे देखो ये होगा मेरा आर वेक्टर, अगर मैं इस पॉइंट पर ढूंढना चाहूँ ये हो जाएगा मेरा आर वेक्टर। तो यहाँ पे देखो करंट अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इस तरफ आके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किस तरफ होगी, ये रही मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, देखो आर वेक्टर की परपेंडिकुलर है ना। इस हिसाब से ये मेरा आर वेक्टर होगा। तो देखो करंट यहाँ पे बाहर की तरफ फ्लो कर रहा होगा, अगर बाहर की तरफ, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर। देखो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो देखो इन दोनों का नेट कंपोनेंट कहाँ पे आएगा, इस तरफ ऐड होगा। देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा इसका कंपोनेंट, और ये वाला इसका कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, मीन्स ये है मेरा बी नेट का डायरेक्शन, ठीक है। तब ध्यान से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दोनों साइड सेम ही आ रही है। देखो यहाँ पर और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, मतलब प्लस एक्स और माइनस एक्स में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो आ रहा है वो सेम है। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों तरफ अपोजिट होगा, लेकिन दोनों तरफ डायरेक्शन सेम आ रहा है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड देखो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और हमने डायरेक्शन निकाल के देखा कि दोनों तरफ सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, पहली बात तो ये समझो, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों तरफ सेम है, मतलब ये सी और डी ऑप्शन कैंसिल हो गए, बिकॉज सी और डी ऑप्शन में क्या गलत है, सी और डी ऑप्शन में ये गलत है कि एक तरफ उन्होंने पॉजिटिव ड्रॉ किया, एक तरफ उन्होंने नेगेटिव ड्रॉ किया है। इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए था, तभी तो ये डायरेक्शन ऊपर और नीचे आएगा। देखो एक तरफ नेगेटिव से चालू किया उन्होंने और एक तरफ पॉजिटिव से, एक तरफ नेगेटिव चालू किया, एक तरफ पॉजिटिव से, तो सी और डी ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। किस तरह कैंसिल हुए, हमने डायरेक्शन देख के पहचाना है, दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स में हमने डायरेक्शन चेक किया कि डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है, तो सी और डी ऑप्शन कैंसिल हो गए, ठीक है। अब बचे हमारे पास ए और बी ऑप्शन। अब ए और बी ऑप्शन को किस तरह से कैंसिल करेंगे हम, ए और बी ऑप्शन को किस तरह से एलिमिनेट करेंगे। इन दोनों में देखो दोनों तरफ सेम डायरेक्शन में ड्रॉ किया है, तो ये दोनों बचे हुए हैं केस में। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखो इसको किस तरह से एलिमिनेट करेंगे। ऐसे बहुत से ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं आपके जेईई मेंस में, जिसको आपको इस तरह से एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इसमें देखो x इक्वल टू 0 हमारा ये है, तो x इक्वल टू 0 पर एक ग्राफ का स्लोप कुछ इस तरह से आ रहा है, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर ग्राफ का स्लोप इस तरह से आ रहा है। स्लोप पता हो ना ग्राफ का, देखो ध्यान से देखो, फिगर फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ध्यान से देखोगे आप x इक्वल टू 0 पर यहाँ पर इसका स्लोप कुछ इस तरह से आ रहा है, ये ग्राफ का स्लोप होता है ना, यहाँ पर देखो ग्राफ का स्लोप इस तरह से आ रहा है। मतलब हमको चेक करना है कि x इक्वल टू 0 पर ग्राफ का स्लोप किसका 0 आ जाएगा। देखो इसमें 0 आ रहा है और इसमें कुछ नेगेटिव आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन तो है ही, हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। हम क्या करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और चेक करके देख लेंगे कि x इक्वल टू 0 पर ग्राफ का स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है कि 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा होगा तो ये हमारा आंसर होगा, और अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हम चेक करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को विथ रिस्पेक्ट टू dx जो है डिफ्रेंशिएट करता हूँ, और जो हमारा आंसर आएगा उसके अंदर हम x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो देखो पहली बात तो इसके अंदर जो कांस्टेंट है उसको मैं k ले लेता हूँ, बिकॉज ये सारे कांस्टेंट का टर्म तो कुछ काम नहीं आता है डिफ्रेंशिएशन में, उसका डिफ्रेंशिएशन वैसे भी 0 हो जाता है। तो जितने ही कांस्टेंट है ना उसको मैं k ले लेता हूँ। हमारा वेरिएबल तो सिर्फ x है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये सारे कांस्टेंट तो हमने ऐसे ही निकाल लिया उसको बाहर, और रख दिया r² + x² रेज़ टू 3/2, क्योंकि ये कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन में पार्ट लेंगे ही नहीं ना, वो सारे तो कांस्टेंट हैं। तो मैंने सारे कांस्टेंट को एक कांस्टेंट रख दिया k, ओके। तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, देखो क्या आंसर आएगा। तो जब मैं dv/dx करता हूँ
तो देखो प्रोडक्ट डिवीज़न रूल लगेगा। पहले नीचे वाला मैंने कांस्टेंट रखा और ऊपर का डिफरेंशिएशन करूँगा तो हो जाएगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो ये टर्म तो निकल गया, ये वाला टर्म निकल जाएगा ना। अब बचा रहेगा माइनस का टर्म यहाँ पे। और अब क्या करूँगा, ऊपर वाला कांस्टेंट रखूँगा और नीचे वाले का करूँगा, ठीक है, इस तरह से नीचे वाले का। तो इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे देखो, तो 3/2 + 1, तो 3/2 + 1 मतलब ये हो जाएगा 5/2। और चेन रूल की वजह से अंदर का भी डिफरेंशिएशन होगा। ये तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और नीचे बचेगा उसका स्क्वायर, r² + x² 3/2 का होल स्क्वायर। ये होता है ना, पहले एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को कांस्टेंट रखो, पहले का डिफरेंशिएशन, इस तरह से होता है। तो ध्यान से देखोगे हमारे फॉर्मूले में देखो dv/dx हमने फाइंड किया। हमने क्या फाइंड किया, dv/dx। तो ये हमारा क्या आ गया, स्लोप है, ग्राफ का स्लोप। तो ध्यान से देखोगे, अगर मैं ग्राफ के स्लोप में x = 0 पुट कर दूं, बताओ, अगर यहाँ पे मैं x = 0 पुट कर दूं, हमारा आंसर क्या आएगा, x = 0 पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नीचे वाला ये 0 हो जाएगा पर ये r² रहेगा। ऊपर मैं x = 0 पुट कर रहा हूँ तो स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर x 0 डाल दोगे तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये वाला ग्राफ है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है और ये हमारा गलत है। आपको जे मेन एडवांस में ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे 2 ग्राफ दे देंगे, चारों ग्राफ में बताओ कौन सा ग्राफ सही है मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स का, तो उसके अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला। इसको नोट कर लो, ये हमारा ग्राफ होता है मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स का। सारी बुक्स के अंदर भी यही ग्राफ दिया होता है, लेकिन उसमें ये नहीं समझाते कि ये वाला ग्राफ क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज x = 0 पर तो ये भी 0 हो जा रहा है ना, इससे इस तरह से। तो दोनों में से कौन सा ग्राफ होगा वो हमको नहीं पता चलता, वो बुक में समझाते नहीं हैं, इसलिए आपको वो समझना जरूरी था। तो होप सो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा और मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप आपको पूरा टॉपिक समझ पड़ा होगा। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में रैपिड फायर राउंड में, तब तक के लिए आप इसके बेस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो। तो होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।